नमस्कार बच्चों, धीरेन्द्र सेंगर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने पार्ट 3 पर हैं चैप्टर फर्स्ट के, और उम्मीद है कि आज हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर अच्छे तरीके से विधिवत रूप से। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारा क्वेश्चन से शुरुआत होगी। पहला क्वेश्चन यही था कि आखिर हम इतने वर्ष पुराना इतिहास या इतने वर्ष पुरानी बात, 1000 साल पुरानी या 100 साल पुरानी बात कैसे जान सकते हैं। तो यहीं से बात शुरू हुई थी हमारी। तो हमने कहा था कि इतनी पुरानी बात को जानने के लिए हमें उतने पुराने कोई ना कोई साक्ष्य चाहिए जो उस समय का हो, उस समय का कोई भी ऐसा चीज़ हो जो एग्जिस्ट कर रही हो। उससे हम लोग जो भी चीज़ उसमें लिखी होगी हम उसे एज अ हिस्ट्री मान लेंगे कि उस समय ऐसा रहा होगा। ठीक है सर। तो उस समय हम लोगों ने पास्ट की हमें क्या चीज़ें मिली, तो हमें मिली मैन्युस्क्रिप्ट, हमें मिली इंस्क्रिप्शन, और हमें कुछ अदर चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने अदर्स में कॉइन्स, ऑर्नामेंट, बिल्डिंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, टूल्स वगैरह, पॉट्स वगैरह रखे हैं कि भैया घर वगैरह, घर के अवशेष मिल गए, घर में सिक्के मिल गए, है ना, मटके वगैरह मिल गए, मूर्ति वगैरह मिल गई। कुछ तो बताएंगे उस समय की मूर्तियाँ, है ना। चलो ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो मैं एक बात पूछता हूं कि मान के चलते हैं कि चलो ठीक है, वैसे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ। मान के चलते हैं कि आज हमारी सभ्यता एंड होती है। ठीक है, हम लोग आज ही मतलब एकदम हमारा पूरा सभ्यता पूरी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ एकदम अचानक सब कुछ ऐसा होता है कि एकदम सब कुछ मतलब गायब, गायब का मतलब एकदम एंड हो जाए। आप जहाँ हो वहाँ से एंड होने वाले हो तो सर कह सर तुमने तो हमें मतलब निपटा ही दिया। मैं खुद को भी तो बोल रहा हूँ। तो मान के चलते मैं इस क्लास में बैठा हूँ और यहाँ पे एकदम एकदम चली जाए सारी चीज़ें और दब जाए हम लोग नीचे, और कई 100,000 साल पहले, 1000 साल बाद फिर यही क्वेश्चन जागता है लोगों के अंदर कि पहले क्या था। तो फिर वही आएंगे इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे, वो देखेंगे, खुदाई करेंगे, अरे वाह यहाँ तो बोर्ड्स लगे हुए हैं, मतलब पढ़ाने वाले बोर्ड हैं, यहाँ पे मार्कर है और यहाँ पे कॉपी किताब रखी हुई है, तो मतलब यहाँ पे कुछ पढ़ाने वढ़ाने का काम चलता होगा। अंदाजा लगा लोगे ना कि यहाँ टीचिंग चलती होगी, कि यहाँ पे बोर्ड्स ज़्यादा हैं, मार्कर वगैरह हैं, तो यहाँ पे टीचर्स होंगे, यहाँ पे कोई टीचिंग का काम चल रहा होगा, है ना। अब मोबाइल वगैरह मिलेंगे और ट्राईपॉड वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब इसके द्वारा मतलब ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही थी, मतलब ट्राईपॉड और मोबाइल वगैरह मिल रहा है या कैमरा वगैरह मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का भी दौर था। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें मिल गएंगी, तो कहेंगे अरे वाह, तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला था, मॉडर्न कपड़े थे, मॉडर्न लोग थे, इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी ना, तो सब समझ में आएगा। घर 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 भी काफ़ी बड़े बड़े घर बनाते थे, है ना, और चीज़ें तब वही चीज़ें तो इतिहास है बस। और क्या है कि आपको आज वो चीज़ें दब जाती हैं, बस वो पिछली समय भी दब चुकी हैं, हम उन्हीं को जान रहे हैं। तो वो स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, अब आज की किताबें मिलेंगी, आप लोगों की किताबें कॉपियाँ मिलेंगी, मेरी कॉपी किताबें मिलेंगी, तो उससे पता चलेगा अच्छा ये लोग इस चीज़ को पढ़ते थे, अच्छा ये चीज़ उन्हें पढ़ते थे, ये पढ़ने का शौक़ था, या इस तरीके से चीज़ें मिलेगी, है ना। कंपटीशन की किताबें मिलेंगी, अच्छा तो कंपटीशन की तैयारी करते थे, मतलब नौकरी के लिए भटकते होंगे युवा तो इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, है ना। आप लोगों के लिए भी मिलेगी ना, और यूपीएससी किताब मिलेंगी, अरे वाह यहाँ पे मतलब कोई मतलब बड़ी तैयारी ही चलती होगी। मतलब एक समझाने के लिए कहा है, ऐसा मत समझना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने वाली बात है। तो ये चीज़ें हमें इतिहास बताती हैं, बस मैं चीज़ें बताने वाला हूँ और कोई चीज़ें हैं नहीं एक्स्ट्रा। अब मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई थी, तो देखो पिछली वीडियो में मैन्युस्क्रिप्ट देखी होगी, किस इस तरीके से पत्तों पर लिखा जाता था, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। मैन्यू माने हैंड होता है लैटिन में, ठीक है। तो मतलब पत्तों पर हाथों द्वारा लिखी जाने वाली बहुत प्राचीन ग्रंथ या किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हो चुका था। अब हम लोग बात कर रहे हैं आज इनस्क्रिप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? इनस्क्रिप्शन की। अब ये क्या होते हैं? ये लिखा है इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि शिलालेख। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसे? शिलालेख, शिलालेख। अब मतलब समझो, शिला का मतलब होता है पत्थर, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर, और लेख का मतलब होता है लिखना, लेख का मतलब क्या होता है? लिखना या लिखाना, ठीक है। तो पत्थर पर कोई चीज़ लिख दी जाए, जब कोई किसी कठोर सतह पर कोई चीज़ लिख दी जाए, ऐसी सतह पर लिख दी जाए जो कोई कठोर सतह है, उस पर कुछ लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि जब भी कोई भी स्क्रिप्ट
किस पर लिख दी जाए, कोई रफ सरफेस या कोई ऐसी कठोर सतह पर लिख दी जाए, पत्थर पर लिख दी जाए, स्टोन पर लिख दिया जाए, मेटल पर लिख दिया जाए, जो काफ़ी समय तक रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये आपके सामने एक इंस्क्रिप्शन है, जैसे पत्थर पर लिखा हुआ है ऐसे इंस्क्रिप्शन है। हम भी इंस्क्रिप्शन देखे होंगे आप लोगों ने भी, जैसे कोई सड़क वगैरह बनती है, उसका निर्माण होने के बाद एक पत्थर से वहाँ पे लगा देते हैं रोड के साइड में कि इस रोड का निर्माण कब हुआ, कितनी किलोमीटर की है, किसने करवाया, कितना खर्च आया, बताते हैं कि नहीं बताते। तो ये हमेशा रहेगा, वो लिखा हुआ हमेशा रहेगा, और वो लिखा हुआ हमेशा रहेगा तो आप उसे पढ़कर जान जाओगे कि हाँ ये है। और मैं अच्छे से आपको बताऊं तो आप लोग एक काम करें, आप लोग एक काम करना, किसी फोर्ट वगैरह में घूमने जाना, गए होंगे वैसे उम्मीद है ना, किसी फोर्ट वगैरह में घूमने जाएं तो उस फोर्ट पर एक गौर से देखना, वहाँ पर दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। दीवार पर लिखा होगा कि फलानी संवत में या इस समय पर ये राजा ने ये कार्य किया था, तो वो आज भी लिखा हुआ है, उस समय की बात आज भी लिखी हुई है ना। आप लोग बताइए कहाँ कहाँ हो, कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, तो नज़दीकी अपने यहाँ का फोर्ट का भी नाम बताना कि सर मेरे नज़दीकी ये फोर्ट पड़ता है, अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे यहाँ के नज़दीक फोर्ट ये है और मैं जाऊँगा वहाँ या जाऊँगी जब भी ये लॉकडाउन वगैरह ओपन होगा या नॉर्मल सिचुएशन होगी, या आप गए हो तो बताना कि सर हम ये वाले फोर्ट में गए थे और हमने ऐसी चीज़ देखी थी या नहीं देखी थी, वो बताइएगा, बस कमेंट करके बताइए फोर्ट, जिससे आपको याद होंगे फोर्ट भी, ठीक है। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में बेटा कितना अच्छा अंतर पूछेगा आपसे, पूछ लेता ही है, और बुक में तो पूछा ही है कि इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या अंतर है। एक चीज़ तो जो पत्ते पर लिखी गई है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, एक चीज़ वही पत्थर पर लिखी है वो इंस्क्रिप्शन है। तो इन दोनों में फ़ायदा अच्छा कौन है, आप ऑब्वियसली बता पाएंगे कि इंस्क्रिप्शन अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकता है, इस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना मौसम का ना किसी का, ये मतलब हमेशा रहेगा। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था, इन्हें कीड़े द्वारा खा लिया जा सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, कई लोग डिकम्पोज हो जाती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन बेटर है मैन्युस्क्रिप्ट से, ठीक है। हमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, ठीक है, वो हम लोग अभी बात आएंगे, कांधार में मिला था सम्राट अशोक का, आगे बात करेंगे। तो चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे ये इंस्क्रिप्शन में है, तो ये इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, मतलब किसी भी कठोर सतह पर लिख दिया जाए, कोई भी राइटिंग लिख दी जाए, चाहे वो मेटल हो या कोई सरफेस या स्टोन हो, उस पर कोई चीज़ लिख दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इन पर क्या क्या लिखा जाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट पर क्या लिखाई जाती थी, रिलीजियस चीज़ें लिख दी जाती थी, राजाओं के बारे में लिख दिया जाता था, उस समय की मेडिसिन वगैरह, पोयम, है ना, ये सारी चीज़ें लिख दी जाती थी। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, लेकिन कुछ छोटे छोटे शॉर्ट आइडियाज़, कुछ छोटी छोटी बातें वो कहाँ लिखी जाएंगी, इंस्क्रिप्शन में लिखी जाएंगी, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में आप पूरा धर्म तो बता नहीं सकते, पूरा किंग का पूरा वो तो बता नहीं सकते, बस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखी जाएंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे ऑर्डर ऑफ किंग, क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ किंग, कि फलानी जगह के लिए ये ऑर्डर निकाला था हमारे राजा ने, तो ऑर्डर ऑफ किंग उस जगह पे लिख दिया जाएगा। लाइफ ऑफ द किंग, राजा की जीवन बता देंगे कि हाँ हमारे फलाने राजा ऐसे थे, उनका जीवन काल इतने समय से इतने समय तक था, ये था, तो बता देंगे। रिकॉर्ड, मतलब राजा रानी क्या रिकॉर्ड रखवाते थे, अपने बैटल्स का, विक्ट्रीज का लिखवाते थे कि फलानी जगह का बैटल्स है, इस जगह पे विक्ट्री हुई है, कि लंबे समय तक जाना जाए, मुझे हजारों हजारों साल तक, युगों युगों तक लोग जान पाएँ, इसीलिए वो क्या लिखवाता था, इंस्क्रिप्शन लिखवा देता था। और वो इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी समय तक स्टेबल रहेगा, आज भी मिलते हैं, आज भी हैं, और आज भी वो वर्तमान समय में बने हुए हैं, ठीक है। तो राजा महाराजा ज़्यादातर अपने ऑर्डर और बैटल्स की जो विक्ट्री है वो लिखवाते थे, ठीक है, किस पर, इंस्क्रिप्शन पर। तो एक इंस्क्रिप्शन हमें, एक शिलालेख कहाँ मिला है, एक शिलालेख हमें मिला है जो अशोका का मिला है, 2250 वर्ष पुराना, 2250 वर्ष पुराना। ये देखो, अब 2250 वर्ष ईसा पूर्व है, ये 250 BC की बात हो रही है, अब ये BC OAD पर आएंगे, अभी इसी पर चर्चा होगी हमारी। तो ये पुराना हमें जो शिलालेख मिला है ये अफ़गानिस्तान से मिला है, अफ़गानिस्तान में एक जगह कांधार, आप इसे अफ़गानिस्तान बोल रहे हैं, तब कांधार बोलते थे, अफ़गानिस्तान में मिला है, सम्राट अशोक का, किसका मिला है, सम्राट अशोक का मिला है। उसमें 2 लैंग्वेज लिखी हैं, एक ऊपर ग्रीक लिखी हुई
और नीचे अरेबिक लिखी है। मतलब इससे ये भी तो पता चल गई ना, क्यों आपने देखा कि शिलालेख से एक बात पता चली कि कौन सी लैंग्वेज जानते थे, ग्रीक जानते थे, अरेबिक भी जानते थे। तो ये दोनों लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ है। पूछ लेगा कि जो कांधार में इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें कौन कितनी भाषाएं हैं, 2 हैं, तो कौन कौन सी हैं, ग्रीक है, अरेबिक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तो ज़्यादातर हमने ये चीज़ें देखी कि जो 2 सोर्सेस थे, मैन्युस्क्रिप्ट थे और इंस्क्रिप्शन थे, इनमें पर जो नॉलेज है वो राजाओं की है। कहीं ना कहीं इन पर किंग्स का या कोई बड़ी बड़ी बातें हैं वही देखने को मिल रही हैं, लेकिन कॉमन पीपल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट और किंग से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई होशियार व्यक्ति ही लिख रहा है, कोई योग्य व्यक्ति लिख रहा है और कोई बड़े व्यक्ति के लिए लिख रहा है, तो ये उनके लिए लिखी जाती थी। अब कॉमन व्यक्ति के लिए तो इंस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया जाएगा कि कॉमन व्यक्ति इंस्क्रिप्शन लिखवा ले, है ना, क्योंकि कॉमन व्यक्ति को तो भैया इतना टाइम भी नहीं था कि वो अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाए, क्योंकि उसे तो अपनी रोजी रोटी का काम करवाना है भैया, रोजी रोटी चलानी थी उस समय, उसे 2 वक्त की रोटी का तलाशता था कि वो इंस्क्रिप्शन लिखेगा ना। और वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता था कि वो इंस्क्रिप्शन, वो इतिहास को जानने की इच्छा रखे या वो लिखवाए अपने बारे में कुछ, क्योंकि वो इतना ग्रेट भी नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि तो कॉमन पीपल के बारे में फिर कहाँ से जानकारी मिलेगी। तो कॉमन पीपल के लिए हमने अदर सोर्सेज देखे। क्या देखे? अदर सोर्सेज जो कॉमन पीपल के लिए ही थे स्पेशली, जैसे जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, है ना, इमारतों का अवशेष मिला, तो कितनी फ्लोर की इमारतें थी, क्या छत थी या नहीं थी, खिड़कियाँ बनाते थे या नहीं बनाते थे। पेंटिंग और स्कल्पचर, मतलब जो पेंटिंग है बहुत कुछ बता देती थी, कि जैसे भीमबेटका में एक पेंटिंग है, भीमबेटका में एक पेंटिंग मिली है और एक पेंटिंग में क्या दिखाया गया, जैसे एक व्यक्ति है और ऐसे ये एक व्यक्ति है ये, ठीक है, अब एक व्यक्ति है, इसके हाथ में ऐसे एक तरीके से भाला है, तीर है वगैरह कुछ भी है, और ये ऐसे जानवर है। तो मतलब इसका मतलब वो तीर वगैरह भाला से ये देखने को मिल रहा है कि अटैक कर रहा है किसको, जानवर को। तो उससे ये पता चलेगा कि ये शिकारी थे, मुख्य रूप से क्या थे, शिकारी थे। ठीक है, शिकार पर निर्भर थे। तो ऐसी पेंटिंग्स हैं, ऐसा मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बता देती। मूर्तियाँ से ये पता चल जाता था कि कौन किसकी पूजा करता था, कौन सी देवी देवता की बात हो रही थी वहाँ, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। टूल्स, औजारों से पता चल जाता है कैसे औजार यूज़ करते थे, है ना। अगर ज़्यादा पहने औजार हैं तो मतलब कहीं ना कहीं शिकार करते थे या मांस मदिरा खाने के लिए करते थे, उन्हें काटने पीटने के लिए करते होंगे, है ना। वेपन्स, है ना, वेपन्स इनके हथियारों से ही पता चलेगा ये कैसे थे। पॉट्स वगैरह, है ना, पॉट्स वगैरह, ये रहा पॉट्स, एक पॉट मिला है ऐसे, इस तरीके का पॉट मिला है। मैंने अच्छे से नहीं बना पाया क्योंकि मेरी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप बुक में देखिएगा एक ऐसा पॉट बना हुआ है। पॉट, आप पॉट किस लिए यूज़ करते थे उस समय के लिए? उस समय पॉट, या आप ये कहोगे सर पानी वगैरह भरने के लिए, पानी वगैरह भरने के लिए तो करते ही थे, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें स्टोर करने के लिए पॉट का यूज़ करते थे। जैसे आपके अनाज हो गया, अनाज काय में स्टोर करते थे? इन्हीं पॉट में स्टोर करते थे, क्योंकि एक अनाज का दाना मिला है इन्हीं पॉट्स में। तो इससे पता चलता है कि जो पॉट्स होते थे उनमें अनाज स्टोर कर रखते थे। ऑर्नामेंट्स, कैसे आभूषण पहनते थे, कॉइन्स वगैरह, ये देखो ये कॉइन मिला है, ये कॉइन है। आप कहोगे ये कैसा कॉइन है भैया? आज तो एकदम बेल कॉइन होता है, एकदम राउंड कॉइन होता है, लेकिन पहले इनका कॉइन ऐसे थे। ये देखो कॉइन है एकदम इस तरीके से, रेक्टेंगुलर कॉइन होता था, ठीक है, उस पर कुछ छपा हुआ है, कुछ चिन्ह बना हुआ है। उससे ये पता चलता था कि उस समय की क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती थी। बेटा कॉइन से भी पता चल जाती हैं उस समय चीज़ें कैसी कैसी थी। जैसे मैंने बताया कि एक कॉइन मिला है, हमें एक कॉइन मिला, उस कॉइन पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति इस तरीके से है और वो वीणा बजा रहा है। क्या बजा रहा है? वीणा या गिटार बजा रहा है। अब उससे क्या पता चलता है कि वो व्यक्ति वीणा गिटार बजा रहा है, तो मतलब वो संगीत का शौकीन है। वो किसका शौकीन है? संगीत का शौकीन है। ये मैंने नहीं बताया, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि वो व्यक्ति संगीत का शौकीन था। तो ये जो सिक्का मिला है वो समुद्रगुप्त में के काल में मिला। कब मिला? समुद्रगुप्त के पीरियड में मिला है, और बोल दिया गया कि समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी था। मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी नहीं देखा, लेकिन उस समय के कॉइन्स मिले, उस कॉइन्स में देखा कि उन्होंने कि वो व्यक्ति से मतलब वीणा बजाते हुए दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो राजा है, और वो किससे प्रेम करता है? वो म्यूजिक से प्रेम करता है। तो ये कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और एक कॉइन मिलता है जिसमें राजा छपा है और रानी छपी है, तो मतलब 2 लोग छपे हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ इक्वलिटी है। किसकी क्या देखने को मिल रही है? इक्वलिटी, क्वीन और किंग दोनों है, तो मतलब मेल और फीमेल में क्या है? इक्वलिटी है, वहाँ पर अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये किससे पता चला? कॉइन से पता चल रहा है। तो कॉइन्स वगैरह स्टडी किए गए। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोरेशन और एग्जर्वेशन होता है। मतलब इनकी खुदाई वगैरह चलती है, इनको उत्खनन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के उत्खनन करने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट किसी डिटेक्टिव से कम नहीं,
आर्कियोलॉजिस्ट किसी डिटेक्टिव, या इन्हें डिटेक्टिव भी कहते हैं। क्यों इन्हें डिटेक्टिव कहते हैं, बात समझिएगा। इन्हें डिटेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है ना, अब देखो एक बात आपने डिटेक्टिव देखा होगा, डिटेक्टिव देखा होगा आपने, दया कुछ तो गड़बड़ है, याद आया है ना, कि तो वो डिटेक्टिव कहते हैं ना यहाँ ऐसा हुआ होगा, है ना, इसने ऐसा किया होगा। तो ये सब डिटेक्टिव लोगों ने किया है, ऐसी बात बताई हैं, उन्होंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, तो डिटेक्टिव ने एज्यूम किए हैं ये सारी चीज़ें। तो बस वही है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें वो बता देंगे कि उस समय की चीज़ें कैसी थी, क्या था। अब आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो, आर्कियोलॉजिस्ट किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, क्या इन चीज़ों की स्टडी करते हैं? सर आपने ऑर्नामेंट्स, टूल्स वगैरह बोला, और चीज़ों की स्टडी नहीं करते? हाँ, और चीज़ों की भी स्टडी करते हैं, हड्डियों की भी स्टडी करते हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, है ना, हम लोगों की भी और जानवरों की हड्डियों के भी क्या करते थे, कार्बन डेटिंग करेंगे सारी चीज़ की। देखो ये पता कैसे चलेगा ये मटका कितना पुराना है, कॉइन कितना पुराना है, तो इसकी क्या होगी, कार्बन डेटिंग होगी। क्या होगी, इन सब की कार्बन डेटिंग होती है। कार्बन डेटिंग किसी भी चीज़ की एज पता करने के लिए की जाती है, ठीक है, हम बाद में आपको पढ़ा देंगे, है ना, ज्योग्राफी टर्म में, ठीक है, कार्बन डेटिंग कैसे की जाती है। तो कार्बन डेटिंग करते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, तो वो सारी चीज़ें हमें कार्बन डेटिंग से पता चलती है, ठीक है। तो वो हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, जानवरों की हड्डियाँ, मछलियों की हड्डियाँ, सारी चीज़ों का अध्ययन करके पता करते हैं कि ये किन चीज़ों को खाते थे, किन का शिकार करते थे, किन को पालते थे। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास में ही पता चलती हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है ये सारी चीज़ें, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पता चल गया कौन होते हैं, जो इन चीज़ों की खोजबीन करते हैं और इनके बारे में पढ़ाई करते हैं और हमें बता देते हैं कि फलानी चीज़ अब की है तो अब की है, तो इन्हें क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों की स्टडी क्यों की जाती है, क्योंकि ये बची रह गई हैं। प्लांट्स वगैरह ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मिल जाते हैं ना, तो इसलिए उनको हम बहुत रेयरली स्टडी किया जाता है कि प्लांट्स वगैरह नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके दिमाग में मैंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अब आपसे कोई पूछे, वो क्वेश्चन जो था ना, वो जो स्टार्टिंग में मिलता है आपको, जो एक लड़की क्वेश्चन करती है कि कैसे इतने पुराने साल के इतिहास को हम जान पाएंगे कोई भी चीज़ को, तो वो आप बता सकते हैं उसे आसानी से। कितने साल पुराने इतिहास को बताने के लिए क्या चीज़ होती है, इतने साल पुराने इतिहास को बताने के लिए आप मैन्यूस्क्रिप्ट, आप इंस्क्रिप्शन, आप उस समय के कॉइन्स, उस समय की चीज़ें, उस समय की मटेरियल्स जो भी मिलेंगे वो उस समय की बता देंगे चीज़ें। वो 1 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी या 10,000 साल पुरानी बात भी बता सकते हैं, अगर उस समय की हमें क्या मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं और उनको पढ़ने वाले आर्कियोलॉजी हों, बस, ठीक है। अब क्वेश्चन वन पास्ट और मैनी, इतिहास एक है या अनेक है? इतिहास एक है या अनेक है? तो इसके जवाब के लिए आपको अपनी बुक का कवर पेज देखना होगा। आपको अपनी बुक का कवर पेज साफ साफ देखने को मिलेगा, अवर पास्ट, ठीक है। नहीं भी है बुक तो कोई टेंशन नहीं है, आप थंबनेल में देखिएगा अवर पास्ट लिखा है। क्या लिखा है? पास्ट, और एस और लगा है, पास्ट, अवर पास्ट, मतलब अतीत भी आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, प्लूरल हुआ है, तो मतलब बहुत सारे अतीत, एक अतीत नहीं, बहुत सारे अतीत, ठीक है। तो ये बहुत सारे अतीत, क्या बहुत सारे अतीत होते हैं? अब इतिहास बिल्कुल अलग अलग होते हैं, आपका इतिहास अलग है, मेरा इतिहास अलग है ना, किसान का इतिहास अलग है, राजा का इतिहास अलग है, समझ रहे हो, हर व्यक्ति का इतिहास अलग है, हर क्षेत्र का इतिहास अलग है। कितने इतिहास होंगे, है ना, आप कितने राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, आप कितने किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, कितने एरिया के रूलर्स, अलग अलग रूलर्स पढ़ेंगे, और उन रूलर्स में भी अलग अलग कितने लोग आएंगे, तो उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वो क्या है, पास्ट एक है कि अलग अलग है? पास्ट एक नहीं, बहुत सारे हैं पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके जस्ट सामने, पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पास्ट होता है, जैसे किंग के लिए अलग और फार्मर के लिए अलग, ठीक है, अलग अलग पास्ट है। तो किंग वगैरह के लिए और जो राजा वगैरह थे, इनकी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है, इनकी जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि इनके द्वारा इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए थे, मैन्युस्क्रिप्ट में इनका वर्णन मिल जाता है, इसीलिए इनको ईजिली, इनका जो डाटा है ईजिली अवेलेबल हो जाता है किंग वगैरह का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताइए, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा किसी भी राजा महाराजा के बारे में वर्णन ज़्यादा क्यों मिलता है हिस्ट्री में?
है ना। हिस्ट्री में ये किंग्स वगैरह ही क्यों, कॉमन पीपल की चर्चा क्यों नहीं होती? तो कॉमन पीपल की चर्चा इसलिए नहीं हो पाती कि सर इनकी चीज़ें ही कम मिली हैं। अब हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन है जिन्हें ईजिली स्टडी कर लिया गया, इन्हें ईजिली पढ़ लिया गया, तो उन्हें ईजिली हम लोग जान भी गए, है ना, तो ईजिली अवेलेबल भी हैं। लेकिन अब कॉमन पीपल के बारे में तो जानने के लिए सर क्या है कि वो मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, इनको स्टडी करना, और इसको स्टडी करके इनके बारे में निर्णय सोचना है एक आपको। कि जैसे मैंने कहा, अब इस एरिया पर अगर कोई रिसर्च करे, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आके कोई रिसर्च करे काफ़ी समय बाद और ये एकदम नष्ट हो जाए अचानक, तो वो सोचेगा कि शायद क्लास चलती हो। वो कुछ और भी तो बता सकता है कि क्लास ना चलती हो, ठीक है, तो वो इतिहासकार आर्कियोलॉजी वाले के ऊपर है ना। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई ऐसा था, लिख के गया है बंदा, तो वो उसे रीड कर लो, बस बता दो। अब यहाँ पर कोई चीज़ मिल जाए, अब बिना रीड करने वाली चीज़, अब उससे आप बस अंदाज़ा ही तो लगाओगे। तो कॉमन पीपल के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है, कि वो ऐसे होते थे। अब व्हाट डू यू डेट्स मीन, ठीक है, डेट्स का मतलब क्या है? पास्ट अलग अलग हैं, सबके अलग अलग पास्ट हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मतलब डेट का मतलब क्या है? शांति से एकदम काम माइंड हो जाइए, बस कुछ नहीं हुआ अभी तक, अब ध्यान दे देना कि डेट्स का मतलब क्या है। आज हम लोग किस ईयर में हैं? 2021 में, ठीक है, मनुष्य वर्ष में जी रहे हैं। 2020-21 तो कुछ कहिए मत। 2021 कहाँ है? 2021। अब 2021 में है तो कहीं ना कहीं से तो चीज़ स्टार्ट हुई होगी, कोई ना कोई तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसे जीरो कह सकते हैं। कहीं ना कहीं 1 2 3 से चलते चलते 2021 तक आए हैं, कि डायरेक्ट 2021 पर तो नहीं आए हुए होंगे, ठीक है ना। तो 2021 में है आज हम, तो 2021 से पहले कब जीरो रहा होगा? तो जीरो हमने एक जीरो माना, एक टाइमलाइन बनाया। आप इधर समझिए, एक हमने क्या बनाया? एक टाइमलाइन बनाया, और एक टाइमलाइन में हमने कहा कि एक पॉइंट रखा जीरो, एक पॉइंट ये रख दिया जीरो, ठीक है, एक पॉइंट जीरो रख दिया। इसके बाद वाला जो समय होगा उसे हम बोलेंगे एडी। क्या बोलेंगे? एडी। और इससे पहले वाला जो समय होगा उसे हम बोलेंगे बीसी। क्या बोलेंगे? बीसी। अब इनका मतलब क्या है? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस के जन्म से पहले। जीरो पे मैंने ये प्लस बनाया ना, तो वो जीसस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जीसस के जन्म से पहले, इस जीरो से पहले, जीसस के जन्म से पहले क्या कहलाएगा? बीसी कहलाएगा। और अच्छे से समझो, देखो भले ही टाइम लग जाए पर इस टर्म को अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये यही पूरा हिस्ट्री में यही काम देगा, पूरी डेट्स ही काम देंगी। अब यही समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री का कोई पढ़ने का मतलब नहीं रहा, मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ चली गई। समझो, मैं एक और बार समझाता हूँ। जैसे ये एक मैंने मानी क्या है? टाइमलाइन, ठीक है, हाँ सर। अब इस टाइमलाइन में एक पॉइंट ऐसा रखा जो बिल्कुल जीरो है, जो क्या है? जीरो है। ये टाइमलाइन है जीरो, ठीक है। अब जीरो टाइमलाइन पे क्या मानते हैं हम लोग? कि जीसस का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? जीसस का जन्म हुआ है। जीसस का जन्म हुआ है, जीसस का बॉर्न यानी कि जन्म हो गया। तो जीसस के जन्म के बाद वाली लाइनें इधर जाएंगी, जीसस के जन्म से पहले वाली बातें इधर आएंगी। अब ऐसा तो नहीं था कि जीसस के जन्म से पहले कुछ नहीं था, पहले भी लाइफ थी जीसस के जन्म से पहले, है ना। हमने मान लिया कि जीसस का जन्म जीरो में हुआ है, ठीक है, ये वर्ल्डली एक्सेप्टेड डाटा है। अब तो जीसस के जन्म से पहले, तो जीसस के जन्म से पहले जो हुआ है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? बिफोर क्राइस्ट बोल दिया। क्या बोल दिया? बिफोर क्राइस्ट बोल दिया, ठीक है। और जीसस के जन्म के बाद बोल दिया, उसे बोल दिया आफ्टर डोमिनी। क्या बोल दिया? आफ्टर डोमिनी, एडी। क्या बोल दिया? आफ्टर डोमिनी यानी कि एडी। कई लोग इसे आफ्टर डेथ कर देते हैं, बेटा वो गलत है, ठीक है। आफ्टर डोमिनी, एडी क्या होगा? आफ्टर डोमिनी, एडी, ठीक, आफ्टर डोमिनी, ठीक, इधर बिफोर क्राइस्ट बीसी। लेकिन अब लोगों ने इसको थोड़ा सा क्या है, रिलीजन से जोड़ने लगे कि नहीं यार तुम लोग तो जीसस को मान रहे हो, हिंदू वगैरह तो टेंशन लेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा धर्म से वो हटाने के लिए तो उन्होंने क्या कर दिया, अब इसको BCE बोल देते हैं। अब इसको क्या बोल देते हैं? BCE। और इसको क्या बोल देते हैं? CE। क्या बोल देते हैं? CE, कॉमन ईरा, कॉमन एरा। CE मतलब कॉमन एरा, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा से पहले ये कॉमन एरा चल ही रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है तो रख लीजिए, वरना BC और AD आपके लिए काफ़ी है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख लें तो ठीक है, नहीं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात कि जीरो जीरो के इस तरफ जाओगे तो AD और जीरो के इस तरफ आओगे तो BC। ठीक है, अब बात हो गई कि अपन कहाँ जी रहे हैं, अपन जीरो के बाद वाले में जी रहे हैं, 2021 में जी रहे हैं। तो जीरो से कितने चले आए, 2021 तक चले आए, मतलब जीरो से कितने साल हो गई, 2021 साल हो गई। तो 2021 साल तो इधर हो गई, अब इधर कितनी हो गई वो भी तो हमें पता होना चाहिए। वो इधर तो भाई साहब बहुत हो गई हैं, इधर तो बहुत हो गई हैं। जैसे मैंने बोला कि इधर आपको एक टॉपिक में मैंने बात आई थी कि 8,000 साल पहले चावल मिला। क्या मिला, 8,000 साल पहले चावल मिला। तो 8,000 साल पहले चावल मिला तो 8,000 साल पहले कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, 8,000 साल पहले। अब कितने टाइम हो गया चावल मिले हुए, तो 8,000 तो बेटा ये हो गए, 8,000 तो यहाँ तक आने इसमें ही हो गए आपको 8,000 साल। अब इतने साल इसमें और ऐड करो, क्योंकि आज हम कितने आ गए, क्योंकि वो तो जीरो से बोला उसने कि 8,000 साल पहले मिला क्या, चावल। अब 8,000 तो वो हो गए, 2,000 ये हो गए, मतलब 10। ठीक है, 10,021 ऊपर, तो 10,021 साल हो गए। कितने साल हो गए, 10,021 साल हो गए किसे, चावल को मिले हुए। किसे मिले हुए, चावल को मिले हुए। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात हो गई, समझ में आ रही बात। तो ऐसे चलेंगे इधर बैक में 8,000, फिर 7,000, फिर 6,000, 5,000, ऐसे जब तक इधर जीरो एक नहीं आ जाएगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। जीरो एक, फिर 1 2 3 4, ऐसे 2021 तक आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये 2021। अब जैसे मैं बताऊँ, अब जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्टार्टिंग मानी गई है वो कब से मानी गई है, वो मानी गई है 2350 से। कब से मानी गई है, 2350 से, 2350 से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, यहीं से मानव थोड़ा विकसित होने लगा था, उसने वर्ल्ड कल्चर अपना लिया था। तो 2350 हो गए सिंधु सभ्यता को। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को कितने साल हो गए, सिंधु सभ्यता को हुए कितने साल हो गए, तो देखो ऐड कर लो, 2,000 तो इधर हो गए, 21 को बाद में देख लेंगे, और 2,000 के इधर हैं, 350 को बाद में देख लेंगे। देखो इधर, इधर के 2,000, इधर के 2,000, ठीक है, इधर कितने एक्स्ट्रा बचे थे, 21 इधर बचे थे, 350 इधर बचे थे, इन्हें आज के जोड़ लेंगे तो ये 4,000 तो हो ही गया डायरेक्ट। ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे, लगभग लगभग, मतलब 4,500 साल पुराना इतिहास हो जाएगा तुम्हारा। कितना साल पुराना इतिहास हो जाएगा, 4,500, लगभग लगभग 4,500 साल पुराना सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बिफोर क्रस्ट और आफ्टर डोमिनी वाला, इनको क्या क्या बोलते हैं मैंने बता दिया। CE माना कॉमन ईरा भी बोलते हैं, BC बिफोर कॉमन ईरा बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जीसस का जन्म 0 हो गया, उसके बाद का AD, उसके पहले का BC। मैं इसको इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से काम पड़ेगा अपन को। जब भी BC बोला जाएगा तो आप समझ जाना कि इस जीरो से पहले की बात हो रही है, और इस जीरो के बाद इतने और ऐड कर लो तो मतलब इतने पुरानी साल पुरानी बात हो रही है। ठीक है बच्चा, इतनी याद हो गई उम्मीद है। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर समझा दूंगा, बस ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद इस चैप्टर में मैचिंग है। क्या है, मैचिंग है। चाह तो मैं ये रहा था कि आप खुद से ही उसे सॉल्व करें, पर मैंने कहा चलो लिख देता हूँ, मुझे पास जगह थी तो मैं लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है। जैसे यहाँ मैचिंग थी नर्मदा वैली, तो मैंने बताया था नर्मदा वैली के सबसे पहले नज़दीक लोगों ने क्या स्टार्टिंग किया, रहना स्टार्टिंग हंटिंग। तब वो कैसे थे, हंटर थे। कैसे थे, मतलब शिकारी थे। तो नर्मदा वैली के पास जो लोग रहते थे वो शिकारी थे, क्योंकि नर्मदा वैली के पास ही आपको भीमबेटका मिलेगा। वहीं पर मैंने अभी एक बात बोली थी, लिंक कीजिए चीज़ों को। एक व्यक्ति जो है शिकार करते हुए दिख रहा है, तो मतलब वो पहले क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे नर्मदा वैली के पास। ठीक है, मगध पहला बड़ा साम्राज्य था, मगध यानी फर्स्ट बिगेस्ट किंगडम। फर्स्ट बिग किंगडम क्या था, मगध था। गारो हिल्स मैंने बताया ना, अर्ली एग्रीकल्चर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, गारो हिल्स हो गया आपका, मैंने सुलेमान बताया, किरथर बताया, यहाँ आपको अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलेंगे। इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के यहाँ क्या हुआ है, सिटीज़ का जो पहली जो बेल सिटीज़ थी, फर्स्ट डेवलप्ड सिटीज़ थी, वो कहाँ डेवलप हुई, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के यहाँ। तो इसीलिए तो हम उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे अच्छी सभ्यता विकसित हुई थी। कहाँ,
ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली सिटी थी। और गंगा वैली के यहाँ कितने वर्ष पहले सिटी डेवलप हुई है? गंगा वैली के यहाँ पे लगभग 2500 साल पहले क्या डेवलप हुई? सिटीज़ डेवलप हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? ये गंगा वैली के पास नज़दीक हुई। तो ये मैचिंग है, आप मैच कर लीजिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इन अ शॉर्ट व्यू। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चाहो तो हम लोग इसे विदिन 2 मिनट्स में समराइज़ करा देते हैं आपको, है ना, इंडेक्स से। तो जब भी पढ़ा करो तो सबसे पहले इंडेक्स पढ़ा करो, इंडेक्स से आपको आइडिया लगाना रहेगा, आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव, जैसे ही सर ने बोला वेयर डिड पीपल लिव, तो आपको दिमाग में तुरंत माइंड में सेटअप जाना चाहिए कि लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, माइंड में सेटअप जाएगा, लोगों ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया? सर ने बताया कि बैंक ऑफ रिवर, रिवर के नज़दीक रहे। ठीक है, देन पहले वो क्या थे? हंटर, हंटर मतलब पहले वो शिकार करते थे। देन फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मतलब पशुओं को पालना स्टार्ट किया, यानी एनिमल्स रियरिंग करना शुरू किया। फिर क्या किया? फिर उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिले। तो ये क्या हुआ? लोग कहाँ रहते थे उसके साक्ष्य मिल गए। कहाँ कहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर करी, ये बात भी हमने देखी कि कहाँ कहाँ देखी। देखो इधर सुलेमान है, किरथर है, यहाँ पे गारो हिल्स है, यहाँ लोग रहे, यहाँ पर उन्होंने खेती वगैरह की। खेती काय की देखो, गेहूँ और ज्वार की, व्हीट एंड वैली की कितने साल पहले की? 8000 साल पहले हुई बात है। ठीक है, तो अब देख लो वही बात अभी हमने बोली थी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया, है ना। अब मूवमेंट ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोग मूवमेंट क्यों करते हैं? कारण मैंने बता दिया, क्यों जाते हैं, है ना, बचने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, है ना, अपने रिलीजियस को स्प्रेड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो मूवमेंट करते हैं। आज भी मूवमेंट होता है। कैसे भारत नाम पड़ा, इंडस से इंडिया पड़ा, कैसे भरत से भारत पड़ा। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट को जानने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इंस्क्रिप्शन है, अदर चीज़ें हैं। ठीक है, हेल्पफुल होती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें राजाओं के लिए, छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे लोगों के लिए। पास्ट अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पास्ट होता है। और व्हाट डू यू डेट्स मीन, और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। देखो मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को एक पेज पर सिमटा सकता था, पर मैंने एक पेज पर ना सिमटाते हुए उसको एलाबरेट किया। एलाबरेट करने का मतलब ये था कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, भले ही लेक्चर लंबा हो गया आज का, पर मैं कहता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब मैं आपसे ये कहूँगा, ये आप होमवर्क है बेटा, अब होमवर्क करते रहोगे ना तो ये समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने लगेगी। आप अभी से एकदम ट्रेंड होने लगोगे एक यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह। देखो क्या है, अब मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है ना, आप उस होमवर्क को करें और मुझे दिखाएं। ठीक है, आगे तो अब आपका काम क्या बनता है? जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चंस को आपको लिखना है खुद से। ठीक है, आप उनको कोशिश करो। ठीक है, नहीं लिख पाओ कोई टेंशन नहीं, जितना है कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे कि सर इस क्वेश्चन को बताओ, कैसे इसमें क्या लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, पर टाइम बताऊँगा तभी, हर वक्त नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हो गया चैप्टर पूरा। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब चैप्टर पूरा हो गया तो हम लोग आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि इसका टेस्ट हो या नहीं हो। ठीक है, अगर लोग टेस्ट की बोलेंगे तो टेस्ट होगा। ठीक है, बस आप लोगों से एक लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, कि अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो शेयर करिए। इस शेयर करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ये एकदम न्यू चैनल है, इस पर अभी कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट मैं आप लोगों को ही लेकर चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे और मेरे कंटेंट को सराहेंगे। और इसी तरह आप भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे।